नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के 1990 से फरवरी 2025 तक के सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। और साथ ही इस क्लासेस में हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि हमने पिछली क्लासेस में भारत के संवैधानिक विकास, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान के स्रोत और संविधान सभा के प्रमुख भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद और अनुसूचियां, यानी कि हमने कुल 7 चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 8वां और 9वां चैप्टर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, और कृपया कर इस सेशन को लाइक करना ना भूलें। आज का पहला प्रश्न है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज खाली स्थान को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किस तारीख को कहा गया था। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान को स्वीकार भी किया गया था। और यह हमारी प्रस्तावना का पूरा स्टेटमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 2050 की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें से पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की वास्तविक स्थिति क्या थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वहीं धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्देशिका में भारत के संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है कि वह हमारे देश को कौन सी को किस तरह के देश के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने उद्देशिका में बहुत प्रकार की हमने ऊपर के स्लाइड में भी देखा था कि उद्देशिका में उन्होंने किन अपने मतों को किन रूपों में समर्थित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को उसी क्रम में उल्लेख करें। तो इसमें से हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है।
स्वतंत्रता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता, 2 प्रकार के समानता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की। और भातृत्व या इसे बंधुता भी कहा गया है, तो वह यहाँ पे भातृत्व में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व की बात किया गया है। तो इसमें सबसे पहले होगा 5, यानी कि हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो इसमें है कि न्याय, 3 प्रकार के न्याय की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, 2 प्रकार के समानता की और 1 प्रकार का यानी व्यक्ति के गरिमा का भातृत्व में व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। तो इसमें से हमारे संविधान में सार्वभौमिक सत्ता संपन्न की बात नहीं कही गई है। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, इसको हम कल देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले सार्वभौमिक होगा, फिर समाजवादी होगा, फिर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो इसका सही जवाब है सी ए डी बी, CADB सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। हमने पिछले भी स्लाइड में पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद को और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, वहीं ग्राम स्वराज की बात नहीं की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए कि कौन से कथन सही हैं। तो कहा गया है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बनी। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बनी। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, इसका संशोधन नहीं। तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रस्तावना विधिक स्वरूप है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है, और जिसके तहत हमने ऊपर के स्लाइड में भी देखा कि 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तो कथन 3 गलत है। तो अगर हम अपना एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी और सी एलिमिनेट हो जाता है। वहीं संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो हाँ, ये
सही है कि यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ऊपर के स्लाइड में अभी हमने देखा कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसका सही जवाब है हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। वहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात, वहीं अवसर की समानता की भी बात की गई है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भी बात की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो कथन तो सही है, तो इसी हिसाब से अगर हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो इसमें से कहा गया है कि कथन गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कारण में किसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। इसमें से कारण भी सही है, तो हमारे ऑप्शन सी में कह रहा है, परंतु आर गलत है, तो नहीं, हमारा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। अब हम 50-50 के सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि या तो हाँ या तो ना पे। तो इसमें से कहा गया है कि कथन सही है और कारण भी सही है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था समाजवाद को, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष या संघीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संघीय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों को शामिल किया गया है, परंतु संघीय शब्द का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। साथ ही वहीं आर्टिकल 1 में यूनियन की बात किया गया है, न कि फेडरेशन का। आर्टिकल 1 में यूनियन की बात है, फेडरेशन का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आ रहा होगा, और यदि हाँ तो कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन प्रेस करते रहें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें से कहा गया है कि किसका वर्णन नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे संविधान के प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरूबारी, ए.के. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। तो ये प्रिवी पर्स विवाद तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि प्रिवी पर्स का संबंध राष्ट्रपति से है। ए.के. गोपालन विवाद, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मूल संरचना स्वीकार किया, और सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों को
तत्वों पर खड़ा है। यदि इसमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ढह जाएगा, अर्थात संविधान वह नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में या इनमें से कोई नहीं, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जिन उद्देश्य आदर्शों की रूपरेखा दी गई है तो वो बहुत सारी कुछ, जैसे स्वतंत्रता समानता की बातें की गई हैं, तो स्वतंत्रता समानता की बातें मौलिक अधिकार में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अवसर की समानता, व्यक्ति के प्रतिष्ठा की भी बातें की गई हैं। वहीं मौलिक कर्तव्यों में कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत के संविधान के उद्देशिका, इसमें भारत के संविधान के उद्देशिका संविधान का भाग्य है। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि ये संविधान का भाग्य है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है तो ऑप्शन बी भी गलत है और इसमें ऑप्शन ए भी गलत हो गया। भारत के संविधान का भाग्य है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग है, तो ये भी कथन गलत है। भारत के संविधान के उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। तो हमने एनसीईआरटी की क्लासेस में आपको बताया भी था कि यूपीएससी कैसे एक छोटे छोटे वर्ड्स को डिकोड करती है। तो इसमें कहा गया है कि व्यक्ति एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी आजीविका के साधन को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था में रहते आए हैं। तो नहीं, ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को राज्य नहीं कहा जा सकता। एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व, कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो राज्य के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो एक राज्य के मूल तत्व हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। राज्य के लिए मुख्यतः व्यक्ति या जनसंख्या की जरूरत होती है। दूसरा, सरकार या सत्ता। तीसरा है भूभाग, एक निश्चित भूभाग। चौथा है संप्रभुता। तो इसमें से जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यक्ति की भी बात की गई है, भूभाग की भी बात की गई है और एक संगठित सरकार की भी बात की गई है और बिना बाह्य नियंत्रण के भी बात की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। लेकिन हमारे बाकी 3 स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिसिंग है, इसलिए इसका इस तरह से भी हम अपने स्टेटमेंट को डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन सी कि एक राज्य के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उसका संप्रभु होना। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय में
आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो कथन एक सही है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल के सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो नहीं, ये कथन दो बिल्कुल भी गलत है कि राष्ट्रमंडल के सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में एक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित एक संगठन है। इसके सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा इसके लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रति किसी निष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सांसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो इसमें से पूछा गया है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है? तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह सरकार होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाया भी जाता है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है और इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इस वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है और यह ब्रिटेन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से इस प्रकार से भिन्न है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियाँ परिसीमित है। तो हाँ, कथन एक सही है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये भी कथन सही है। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो हाँ, बिल्कुल सही है। संसदीय पद्धति की सरकार, तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि हाँ, भारत की राजनीतिक पद्धति में संसदीय पद्धति की सरकार है। संघीय नीति, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, तो ये कथन नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत में राष्ट्रपति पद्धति नहीं है बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है और यहाँ राष्ट्रपति शासन औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारत का संविधान संसदीय लोकतंत्र है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होता है। तो भारत में संसदीय प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है और इस शासन व्यवस्था में सांसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है और कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला नहीं जा सकता। तो इसका सही जवाब है कि अभी हमने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो कथन एक सही है। जब एक मंत्री को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर बने रहता है। तो कथन दो भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो कथन 3 गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो राज्य का अध्यक्ष इट मीन्स कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अध्यक्ष नहीं होते हैं, बल्कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता पीएम करते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। तो नहीं, ऑप्शन सी भी गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही जवाब है, तो इसमें से कथन 1, विधायिका न्यायपालिका के प्रति भी जवाबदेह होती है और विधायिका कार्यपालिका के प्रति भी जवाबदेह होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसलिए विधायिका न्यायपालिका के प्रति भी जवाबदेह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्होंने सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के साथ के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी कथन गलत है। सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो बिल्कुल सही है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसे संसदात्मक रूप की सरकार है। तो ये कथन 2 भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। कथन 3 भी सही है। वहीं यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो कथन 4 गलत है, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्य में विभाजित किया गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। तो बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तो कथन 2 भी सही है। भारत एक
लोकतांत्रिक समाज है तो कथन 3 भी सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे डीपीएसपी में भी कहा गया है, तो इसलिए कथन 4 भी सही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान, एक संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन या सत्तावादी सरकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कि भारत के राजतंत्र में सत्तावादी सरकार की बात नहीं किया गया है। यहाँ पे प्रत्येक 5 वर्षों के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर सकती है और लोकतांत्रिक सरकार का गठन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है, तो इसमें से कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो हमारे 2 ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक अपना संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि इसका अपना संविधान है, तो हाँ कथन। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का एक अपना संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि इसका प्रमाण भारत के संविधान की उद्देशिका में दिया गया है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारे सेशन का ये आखिरी स्लाइड है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की, कम्युनिस्ट राज्य की, लोकतांत्रिक राज्य की या पुलिस राज्य की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की। राज्य हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है और कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास, प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या अवशिष्ट अधिकार राज्य के पास होना? का सही जवाब है ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत लक्षण है। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी क्लियरिटी आई होगी। अगर आप हमारे इस सेशन का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन का जिसमें आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।